जय शंकर की। अनुच्छेद 16। अब वो कल बात हो रही थी कि 14 से लेकर 18 तक पढ़ना तो एक ही चीज है हमको, यानी कि सब में आनी तो समानता ही है ना। तो 16 में भी वही चीज आएगी, जो 15 में थी समानता वही 16 में है, वही 14 में है, मतलब 18 तक वही चीज है। लेकिन ये समानता में बदलाव आ जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अपन आर्टिकल 16 पढ़ रहे थे, वही समानता पढ़ेंगे, लेकिन 16 का क्लॉज 1 कहता है कि ये समानता किस में है, समानता जो मिलेगी वो किस चीज में मिलेगी हमको। तो 16 का 1 कहता है कि समानता मिलेगी लोक नियोजन में, लोक नियोजन में। अब लोक नियोजन का मतलब सरकारी सेवाओं में समानता मिलेगी, और ये लोक नियोजन लिखा, अगर आप इसे लोक नियोजन ना कहें तो आप इसी को क्या कह सकते हैं कि ये लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकारी सेवा में, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में। तो सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उसमें सब लोगों को क्या मिलेगी, समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अपन अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 देख रहे हैं, कितना सरल है। देखो अब यहां से शुरू करते हैं अपन, कितना सरल है ये कह रहा है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन माने कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो भी सरकारी क्षेत्र की सेवाएं हैं। अब फिर से सुन लें, इसमें प्राइवेट जॉब्स शामिल नहीं है, यानी जो निजी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी सेवा का मतलब है कोई भी सरकारी रोजगार, और रोजगार के लिए लोक नियोजन मतलब सरकारी क्षेत्र में जो सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो है, उन सरकारी क्षेत्रों में सबको अवसर समान मिलेंगे। तो समानता किसकी है, अवसर की। यानी रोजगार, गवर्नमेंट जॉब्स में जो भर्तियां निकलेगी उसमें सबको अवसर कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। सरकारी सेवाओं में सबको क्या मिलेंगे, समान अवसर। जो आप क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं ना, इस क्लॉज 1 का अपवाद भी पढ़ेंगे इसी 16 में, और क्लॉज 4 और क्लॉज 5 क्लॉज 1 के अपवाद के रूप में देखेंगे। दोबारा सुने, क्लॉज 1 ये कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें सब लोगों को अवसर कैसे मिलेंगे, समान अवसर। अब कहां बाटा समान अवसर मिलते हैं, मिलते कहां है रियलिटी में। आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आरएएस में आपको 4 चांस मिलते हैं, आईएएस में, और एक एसटी एससी कैटेगरी के 7 चांस मिलते हैं उनको। 7 अटेम्प्ट वो दे सकता है, आप 4 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अवसर समान कहां है, लेकिन क्लॉज 1 समान अवसर की बात कर रहा है। तो बेहद सरल क्लॉज है एक तो, और दूसरा क्या कह रहा है, ये इससे भी ज्यादा सरल है 16। तो 16 में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आपको, दूसरा क्लॉज तो इससे भी सरल है। तो दूसरा क्लॉज कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब जब इसने समानता की बात कर दी तो भेदभाव अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि जब सबको ही अवसर समान मिलेंगे तो भेदभाव कहां है। फिर भी क्लॉज 2 लिख रहा है कि किस आधार पर, जाति, जो आपने 15 में पढ़ा था, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। अब यहां एक चीज जोड़ी गई, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ये निवास इसमें जोड़ दिया है। के आधार पर, केवल इन आधारों पर, के आधार पर कोई भी सरकारी क्षेत्र में जो सेवाएं हैं या गवर्नमेंट जॉब्स है, के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव का अर्थ क्या है, यहां भेदभाव का अर्थ यह है कि सरकारी सेवा में, पूरा ही लिख देता हूं, भेदभाव का मतलब यह है कि सरकारी सेवाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। के आधार पर लोक नियोजन में, लोक नियोजन मानी तो सीधा लिख दूं सरकारी सेवा, यानी लोक नियोजन। सरकारी सेवा में अपात्र नहीं होगा। अपात्र का मतलब है कि कोई अयोग्य नहीं होगा। अपात्र का अर्थ क्या हुआ, अयोग्य नहीं होगा कोई भी। किसी भी व्यक्ति को आप इन आधारों पर अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। किन आधारों पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश,
और ये जो जोड़ा है ना निवास, इस पर काफी बातें हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये वाला शब्द भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई ये निवास के आधार पर भी आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, सरकारी सेवा में किसी को अयोग्य घोषित नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति इसलिए अयोग्य घोषित नहीं होगा कि वो वहां उसका रंग ऐसा है, उसकी नस्ल ऐसी है, या फिर वो वहां का निवासी है, या फिर वो पैदा किसी कहीं और जगह हुआ है, या फिर वो पुरुष है कि महिला है कि थर्ड जेंडर है, या उसका धर्म यानी उसका मजहब, उसका संप्रदाय, उसका पंथ क्या है। भारत ही दुनिया में वो इकलौता देश है जहां धर्म तो है ही, लेकिन धर्म के अलावा पंथ भी है, संप्रदाय भी है, शाखाएं भी है, यहाँ उप शाखाएं भी है। तो धर्म बहुत बड़ा निकलता है हमारे देश में, और जाति के आधार पर। इन आधारों पर सरकारी सेवा में ना तो कोई अयोग्य घोषित होगा कि इसको इसलिए नहीं लेंगे कि ये फला जाति का है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा कि फला धर्म को मानने वाला है, तो ये इन आधारों पर कोई अपात्र घोषित नहीं होगा। अब आप 16 का क्लॉज 1 और 2 पढ़ने के बाद इतना ही समझ पाए कि सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर मिलेंगे, और समान अवसर मिलेंगे। 1 कह रहा है, 2 कह रहा है भेदभाव नहीं होगा, कोई अपात्र अयोग्य नहीं होगा इन आधारों पर। अब इसमें कहीं विकलांगों की बात उठी क्या? अगर मान लो इसमें लिखा हुआ है क्या कहीं, अगर मान लो कोई आदमी विकलांग है, अगर वो आईसीएस की एग्जाम देता है, मानो वो आईएएस की एग्जाम देता है और क्वालिफाइड हो जाता है, तो क्या अब उसको वो कहे कि मैं तो एसपी बनना चाहता हूँ, यानी पुलिस अधीक्षक बनना चाहता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट में फिजिकल बहुत कंपलसरी होता है, लेकिन आप समझते हैं आईपीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होता है, या एसपी वेस्पिन के लिए कोई फिजिकल नहीं होता है, बड़े अधिकारी इनका फिजिकल नहीं होता। तो अब वो व्यक्ति तो विकलांग है मान लो, तो पुलिस सेवा में वो जाना चाहता है, तो क्या वो एप्लीकेबल है? क्या वो उसके लिए ठीक है? क्या वो बंदा एप्रोप्रिएट है, उचित है उसको नौकरी देना? और अगर सरकार ने नौकरी नहीं दी तो वो कहेगा मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? ऐसी परिस्थितियों में जो सेवा है, जिस फील्ड की सेवा है, उसकी सेवा शर्तें काम करती है। अनुच्छेद 309 काम करता है, तो वहां एक अलग विषय है, वहां 309 का मैटर हो जाता है। इसलिए उस जगह को आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सेम डिपार्टमेंट है जिसमें आप जॉब ले रहे हैं, उसकी भी अपनी शर्तें हैं, तो वहां उसकी सीमा आ जाती है, वो 309 अनुच्छेद 309 की सीमाओं के अंतर्गत चला जाता है, तो वहां इसकी बात आप नहीं करेंगे। दोबारा सुने, बिल्कुल सरल सरल क्लॉज हैं दोनों, कि लोक नियोजन में सबको अवसर कैसे मिलेंगे? सबको समान मिलेंगे। और 2 कह रहा है कि इन आधारों पर ना तो किसी को सेवा से निकाला जाएगा, ना नियुक्ति के समय उसको अपात्र घोषित किया जाएगा कि तू उस मजहब का रहने, उस मजहब को मानने वाला है, जाति धर्म का है। इस आधार पर किसी की नियुक्ति से संबंधित या प्रोन्नति से संबंधित या पदोन्नति से संबंधित कोई भी मैटर नहीं होगा। तो देखो कितने सरल आर्टिकल है। एक को आप ऐसे याद रख लोगे कि सबको अवसर कैसे मिलेंगे सरकारी सेवाओं में, तो सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर, क्लॉज 1 खत्म। दूसरा है इन आधारों पर कोई अयोग्य नहीं होगा। ये जो आधार है इन पर कोई अयोग्य घोषित नहीं होगा। ये क्लॉज 1 और 2 पढ़ लिए ना आपने। अब इसका अपवाद पढ़े, अब तक दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन अब जब अपन क्लॉज 1 और 2 तो चीख चीख के कह रहा है कि सबको समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और अब भेदभाव शुरू, अब भेदभाव शुरू। अब मैं कह सकता हूं कि ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का अपवाद है। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूं ना, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर इंदिरा साहनी के केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का अपवाद है क्लॉज 4, ऐसा नहीं बोलोगे। लोग तो बोल रहे थे, अब लोग तो पढ़ेंगे वही तो कहेंगे। तो 1992 तक लोगों ने यही कहा कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का अपवाद क्लॉज 4 है। और आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि क्लॉज 4 नहीं पढ़ा ना अपन ने। तो अब अपन क्लॉज 4 देखते हैं। ये क्लॉज 4 मैंने लाल पेन से इसलिए लिख दिया कि अपवाद का काम कर रहा है। किसके अपवाद का? क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अपवाद का काम कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा अपन ने अलग लिख दिया कि ये क्लॉज 16 और 16 का 4, 16 का 4 यहां कह रहा है कोई, ये दोनों क्लॉज आपने पढ़े, ये दोनों क्लॉज क्या कह रहे हैं? किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना, भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समानता होगी, यही कह रहा है ना। किस में समानता होगी? सरकारी सेवाओं में। लेकिन अब क्लॉज जब 4 पढ़ोगे ना आप, तब ये कह रहा है नहीं भेदभाव भी होगा, भेदभाव हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर कई लोग जो सरकारी सेवाओं में कम है, जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उन लोगों को दिया जा सकता है आरक्षण। क्या दिया जा सकता है? आरक्षण। और ये आरक्षण किसको दिया जा सकता है? तो ये आरक्षण उन लोगों को लगेगा जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं,
या पिछड़े हुए लोग हैं कि क्या है? तो पिछड़े हुए वर्ग हैं। पिछड़े क्या हैं? वर्ग है। अब आप कहेंगे हम नहीं समझे, पिछड़े वर्ग का मतलब क्या होता है? ओबीसी। तो बोले नहीं होता है, ओबीसी का मतलब तो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, अदर बैकवर्ड क्लास होता है। तो पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है? आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण किसको मिलेगा? अब पिछड़ा वर्ग का मतलब नहीं समझे, कौन पिछड़ा वर्ग है भाई? तो वो पिछड़े वर्ग है जिनका प्रतिनिधित्व कम है। जिनका क्या कम है? प्रतिनिधित्व कम है। अब बोले ये भी नहीं समझे कि ये प्रतिनिधित्व कम का मतलब क्या है? सरकारी सेवाओं में जो कम है, जो सरकारी सेवाओं में कम है, उन वो लोग जो कम है गवर्नमेंट जॉब्स में, जिनका रिप्रेजेंटेटिव कम है। तो जो लोग पिछड़े हुए कौन है? जिनका प्रतिनिधित्व कम है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये फला का प्रतिनिधित्व कम है? तो इसके लिए आंकड़े चाहिए हमें। तो पहले क्या था कि सरकार आंकड़े तैयार करे तब पता लगे कि किसका प्रतिनिधित्व कम है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में यह कह दिया कि आंकड़ों की जरूरत नहीं है। पहले तो आंकड़े चाहिए थे। प्रतिनिधित्व कम है कैसे पता करेंगे? जब डाटा होंगे हमारे पास तो ही तो पता लगेगा ना। आंकड़े होंगे हमारे पास कि फला फला का प्रतिनिधित्व कम है, तभी तो पता लगेगा ना। लेकिन 2007 में कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और आंकड़े बनाने की या डाटाज कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मान लिया कि पिछड़े वर्ग कौन है, तो इसमें लिख दिया कि हमने मान लिया कि पिछड़े वर्ग एसटी है, पिछड़ा वर्ग एससी है और पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। ये लो मान लिया हमने। पहले तो क्या है, मानेंगे कब? जब क्या होगा? प्रतिनिधित्व कम होगा। और प्रतिनिधित्व कम होगा उसका पता कैसे लगेगा? जब हमारे पास डाटा होंगे, जब हमारे पास आंकड़े होंगे। अब कोर्ट ने कह दिया कोई जरूरत नहीं आंकड़ों की, हमने मान लिया कि पिछड़ा वर्ग कौन है, एसटी है, एससी है या ओबीसी है। तो आप ये 16 का क्लॉज 4 पढ़ रहे थे, मैं कल भी कह रहा था जब 15 का क्लॉज 4 पढ़ा था तो उसमें भी आपने क्या पढ़ा था? आरक्षण पढ़ा। और जब 16 का क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या पढ़ेंगे? आरक्षण। तो अब 16 के क्लॉज यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बेहद सरल है। दोबारा सुन ले। क्लॉज 1 कहता है कि लोक नियोजन का मतलब क्या है? अब इसको आखिरी बार सुन ले आप, है ना। लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवाओं में समानता है। किस में? यानी सबको अवसर कैसे मिलेंगे? सरकारी सेवाओं में सब लोगों को समान अवसर मिलेंगे। एक क्लॉज खत्म। सरकारी सेवाओं में सबको अवसर कैसे मिलेंगे? सरकारी सेवाओं में सबको अवसर कैसे मिलेंगे? ये क्लॉज कौन सा है? सरकारी सेवाओं में सबको अवसर कैसे मिलेंगे? समान। कौन सा क्लॉज है? एक क्लॉज। 2 कहता है कि इन आधारों पर, ये आधार आपको रट गए होंगे, कल भी पढ़ रहे थे। तो ये जो आधार है, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अपात्र मानी की अयोग्य नहीं किया जाएगा। किसी को अयोग्य नहीं ठहराओगे। किन आधारों पर? ये जो आधार लिख रहे हैं, इन आधारों पर किसी को भी आप क्या घोषित नहीं करोगे? अयोग्य मानी की अपात्र नहीं करोगे। तो 2 क्लॉज हो गए। तीसरा कह रहा है, तीसरा अपन नहीं पढ़ा, चौथा कह रहा है आरक्षण। चौथा क्या कह रहा है? आरक्षण दे रहा है। और आरक्षण किसको दे रहा है? पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है? जिनका प्रतिनिधित्व कम है वो पिछड़े वर्ग हैं। बाद में कोर्ट ने माना कि पिछड़ा वर्ग हमने मान लिया किसको? एसटी को, एससी को और ओबीसी को। लेकिन ऐसे माना कैसे एसटी, एससी, ओबीसी को? आपने कैसे मान लिया? तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया होगा। तो अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक दूसरे अनुच्छेद पर। यहां एक अगला अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 340। और जो अनुच्छेद 340 हम पढ़ते हैं तो 340 ताकत देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह निर्देश देता है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा एक क्या बनाया जाएगा? आयोग। अब वो द्वारा आयोग बनेगा, ठीक है, लेकिन हम बात तो पिछड़ा वर्ग की कर रहे हैं ना। पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं तो आयोग भी किसका बनेगा? पिछड़ा वर्ग का आयोग बनेगा। तो आयोग का नाम क्या होगा? पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आपसे पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन कौन से आर्टिकल में होता है? तो कौन से आर्टिकल में होता है? 340। कौन करता है? कौन करता है? हम 16 पढ़ रहे हैं ना। 16 के बीच में कौन सा आर्टिकल आ गया? क्योंकि 16 में हमने बात की पिछड़ा वर्ग की। 16 में बात किसकी की? पिछड़ा वर्ग की बात हुई ना।
तो पिछड़ा वर्ग की बात के लिए 340 राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। कौन सा आयोग? तो फिर बनाए होंगे राष्ट्रपति ने, तो फिर बने भारत में जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। अब आप इतना फर्स्ट से समझ गए ना मैं बात किसकी कर रहा हूं भाई? पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां इतना बड़ा लिखूंगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1953 में, भारत में 1953 में बना। किसने बनाया होगा? किस अनुच्छेद में बनाया होगा? 340 में। किसने बनाया? राष्ट्रपति ने बनाया। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 53 में बना, जिसका नाम है काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। अब यह पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना, लेकिन पिछड़ा वर्ग की हालत में अभी कोई अच्छा सुधार नहीं हुआ, इसलिए फिर दोबारा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। और ये दूसरा जो पिछड़ा वर्ग, सेकंड से आप समझ गए ना, दूसरा है क्या और ये पहला है क्या? पिछड़ा वर्ग आयोग है। दूसरी बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना, ये 1 जनवरी 1979 में बना। और ये जो है श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे बीपी मंडल, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, सो इसका नाम हो गया मंडल आयोग। तो बीपी मंडल आयोग बना और ये बना 1979 में। ये दूसरा वाला जो आयोग है, इस आयोग का गठन हुआ है 1979 में। 1979 में क्या हुआ इसका गठन? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसका जो गठन हुआ है, इस समय जो सरकार थी, जब इसका गठन हुआ तब जो सरकार थी वो किसकी थी? 1979 में किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार, जनता पार्टी ने जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई की। देखो आपने जो बोला है ना अभी, उसको सुन लो आप एक बार, कंफ्यूज ना हो। ये जनता दल है ना, ये बना था, हुआ क्या कि 1975 में 25 जून 1975 भारत में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। रात में 2 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद पर दबाव डाला गया, और फखरुद्दीन अली अहमद के दबाव पे, इंदिरा गांधी के दबाव में, इंदिरा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 75 में देश में 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगा दिया था। जब राष्ट्रीय आपात लगा, इमरजेंसी लगी, और 21 महीने तक हिंदुस्तान में इमरजेंसी रही। 1975 से लेकर के 1977, इन 21 महीनों तक देश इमरजेंसी में रहा। और इसी वक्त कांग्रेस पार्टी की तो थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी टूट के एक नई पार्टी बन गई। जो लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का जिन लोगों ने विरोध किया, उन्होंने नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी बनी जिसका नाम क्या था? और जनता दल ने यह कहा था कि हम देंगे लोगों को आरक्षण, इस ओबीसी को आरक्षण हम देंगे। जनता दल ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा, अपने चुनावी घोषणा पत्र में, तो 2 आरक्षण, तो आरक्षण तो देंगे, लेकिन संविधान के अनुसार ही तो देंगे। तो उन्होंने, जनता दल आई 1978 में, मोरारजी की सरकार बनी, और 79 में तो मंडल आयोग बन गया। लेकिन ये जनता दल ज्यादा थोड़ी चली थी, मोरारजी की सरकार 77 से लेकर के और 79 तक ही तो रही थी, गवर्नमेंट गिर गई। अब इसकी सरकार गिर गई। 80 में चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई थी, वो 8 में नहीं प्रधानमंत्री रह पाए चौधरी चरण सिंह, तो ये सरकार गिर गई। तो ये जो जनता दल है ना, ये बना 1977 में, इमरजेंसी जब खत्म हुई थी ना तब बना 77 में ये। और जिस बीजेपी की आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये बनी 6 अप्रैल 1980 में दिल्ली में। 6 अप्रैल 1900, एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 में बनी। तो बीजेपी तो कब बनी है? 1980 में। और ये जनता दल कब बन गया? 1977 में। और ये अटल आडवाणी सब पहले इसी में थे, जनता दल में। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली, बीजेपी बना ली। ये बनी 1980 में। तो अभी अपन बीजेपी नहीं कहेंगे, जनता दल कहेंगे, क्योंकि हम जब सन की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम बीजेपी थी नहीं। 1979 में तो बीजेपी थी नहीं। बीजेपी कब बनी है? 1979 में बीजेपी नहीं थी। तो मोरारजी ने इसका गठन कर दिया। अब ये जो मंडल आयोग बना, इस वाले मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 80 में दी थी। रिपोर्ट जो दी वो दी 1980 में। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, ये लागू जो हुई थी, ये लागू हुई थी 1989 में। और 1989 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह पूरा नाम अगर मैं लूं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ
प्रताप सिंह 1989 से 1990, ये भी 10 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो वीपी सिंह 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रिपोर्ट को क्या कर दिया था, लागू करके ये जो आपकी ओबीसी है, इस ओबीसी में जातियां रखी और इस ओबीसी में 3743 जातियां रखी। ओबीसी में जातियां कितनी रखी? 37। और इस ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। 27% क्या दिया गया? आरक्षण। और ये आरक्षण 27% दिया किसमें? केंद्र में दिया, राज्य में नहीं है। किसमें है? अब वापस आ जाओ। पढ़ कौन सा अनुच्छेद रहे थे अपन? 16 पढ़ रहे थे। पढ़ कौन सा आर्टिकल रहे थे? अब 16 को छोड़ करके हम एक दूसरे आर्टिकल पे आप पहुंचे, 340। क्योंकि जब हमने 16 पढ़ा था, थोड़ी देर पहले जब अपन ने 16 पढ़ा था, तो 16 में हमने क्या पढ़ा? आरक्षण। 16 में पढ़ा था। 16 का क्लॉज कौन सा है? इसमें क्या पढ़ा था? किसको पढ़ा था? किसको पढ़ा था? पिछड़े वर्ग को। और पिछड़े वर्ग में क्या आता है? तो पिछड़े वर्ग को जब हमने पढ़ा तो इसीलिए हमने पिछड़े वर्ग से जुड़ा आर्टिकल पे आए अपन। और पिछड़े वर्ग से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? 340। आर्टिकल 340 में क्या है? तो आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसका गठन किया जाएगा। भारत में अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग बने? एक, पहला ये और दूसरा ये। अब तक कितने बने? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर काका। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1900 और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना 79। और 79 में इस आयोग का नाम क्या है? बीपी मंडला। आज तक भारत में कितने पिछड़े वर्ग आयोग बने? 2। महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? मंडल आयोग है। मंडल आयोग महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि इसकी रिपोर्ट कब आई? 1900। लेकिन 80 में क्या लागू हो गई? चौधरी चरण सिंह ने लागू कर दी? नहीं की। 80 में लागू हो गई क्या? तो ये लागू कब हुई है? 1989 में। तो ये गठन कब हुआ है? 1979 में। 10 साल बाद लागू हुआ है 1989 में। सरकार किसकी थी? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। लागू हो गई। अब ये मंडल आयोग ने क्या कहा? मंडल आयोग के अनुसार क्या हुआ भारत में? तो मंडल आयोग ने ओबीसी में कितनी जातियां बताई? 3743। ओबीसी में कितनी जातियां? 3743। और ये कहा कि ओबीसी को कितना % आरक्षण चाहिए? 27% आरक्षण। कहां? और केंद्र में 27%। अब आपसे पूछा जाएगा ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, ये आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर मिला है? कौन से आयोग की रिकमेंडेशन के बेस पर मिला है? मंडल आयोग। और मंडल आयोग कौन से नंबर का पिछड़ा वर्ग आयोग था? सेकंड था? दूसरा था? मंडल आयोग ने कितनी ओबीसी में जातियां बताई? और ओबीसी को कितना % आरक्षण? कहां? तो ओबीसी को केंद्र में जो आरक्षण मिला है वो किस प्रधानमंत्री ने दिया है? किस प्रधानमंत्री ने दिया है? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ। ये 10 महीने में, 10 महीने की सरकार चली और आरक्षण दे गया। ये केवल 10 महीने में इतना विरोध हुआ जनरल कैटेगरी के लोग कि कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने तो आत्मदाह कर लिया। जनरल कैटेगरी के लोगों ने। इसका बड़ा मुकदमा चला। बाद में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की और उसके बाद इसको वैध घोषित कर दिया गया। तो अभी आप 16 ही तो पढ़ रहे थे। 16 में पिछड़ा वर्ग आया और पिछड़ा वर्ग शब्द आते ही पिछड़ा वर्ग आयोग आ गया। तो पिछड़ा वर्ग भले ही 16 में पढ़ा, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग कौन से आर्टिकल में पढ़ोगे? कौन बनाता है? कितनी बार बने भारत में? पहली बार कब बना? नाम क्या है? और दूसरी बार कब बना? नाम क्या है? भारत में 27% ओबीसी को आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर मिला? मंडल आयोग। इस मंडल आयोग का गठन कब हुआ? सरकार किसकी थी? तो आप ये कहेंगे ना कि मंडल आयोग का गठन मोरारजी ने करवाया था 1979 में। रिपोर्ट कब दे दी थी? लागू कब हुई? सरकार किसकी थी? विश्वनाथ, विश्वनाथ। ओबीसी को कितनी जातियां मानी? 3743। आरक्षण कितना %? अब वापस हम जिस आर्टिकल को पढ़ रहे थे उसी पे चलते हैं। अपना तो आर्टिकल 16 ही था ना।
तो अपन अनुच्छेद 16 को पढ़ रहे थे, और जैसे ही आपने 16 पढ़ा तो आर्टिकल 16 जो है उसका क्लॉज कौन सा पढ़ रहे थे? 4, और इसका सेमी क्लॉज ए पढ़ रहे हैं अब अपन। अब ये कह रहा है कि ये जो आरक्षण आपने दिया है 16 के 4 में ही तो दिया है आरक्षण, इसी में तो है आरक्षण, है ना? अभी तो पढ़ा था 16 के 4 में आरक्षण, और 4 का भी क्या पढ़ रहे हैं अपन? ए। ये ए बी जिसके नाम के पीछे लग जाए समझ लो बाद में जोड़ा है, तो इसे जोड़ा है, इसको जोड़ा गया। मैं लिख देता हूं इसे 77वां संशोधन। और ये 77वां संशोधन संविधान में कब हुआ था? 77वां संशोधन कब हुआ था? 1900 रुको आप, है ना? 77वां संशोधन, और इसके अलावा दूसरा संशोधन आता है 85वां संशोधन 1992। और 85वां संशोधन जो है ये हुआ है अपना 2001 में, है ना? ये हुआ है अपना 2001 में, सॉरी वो 92 नहीं 95 में हुआ है ना? ये वाला हटाओ, 95 में हुआ है ये वाला। 92 में तो इंदिरा साहनी मुकदमा आया था, इंदिरा साहनी मुकदमा आया, उसको पलटने के लिए तो 77वां करवाया गया था, है ना? तो 92 में इंदिरा साहनी केस आया, उसको पलटा गया 77वें संशोधन। अब दोबारा सुने, अपन कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? यहां से ये समझना मुश्किल है आपको, है ना? दोबारा सुन लें, ये समझना मुश्किल है ना? अब इसमें क्या है? 16 के क्लॉज 4 में तो आपने पढ़ लिया था, क्या है इसमें? किसको आरक्षण? किसको आरक्षण? पिछड़े वर्ग को। और 16 के क्लॉज 4 का सेमी क्लॉज ए क्या कहता है? कि इसे पहले तो जोड़ा कब है? 77वें संशोधन 1900 और 85वें संशोधन 2000। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दो दो संशोधनों में जोड़ा, एक में जुड़ गया तो दूसरे की क्या जरूरत थी? 1992 में इंदिरा साहनी मुकदमा आया जो इसके खिलाफ चला गया 16/4 के, जब खिलाफ गया तो उसे पलटा गया 77वें संशोधन 95 से। और ये आरक्षण जो दिया है इसमें, तो इसमें भी क्या चीज है भाई? 16/4 में क्या चीज है? आरक्षण। तो 16/4 का ही तो ए है वो, तो इसमें भी क्या है? आरक्षण। और किसको आरक्षण होगा? किसको आरक्षण होगा? पिछड़े वर्ग को। पिछड़ा वर्ग मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं? एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण कह सकता हूं ना? तो ये जो ए दिया, इसमें आरक्षण जो दिया गया है ना ये वाले में, इसमें आप कहेंगे कि ये आरक्षण जो था ये नियुक्तियों में था। किसमें था? नियुक्तियों में। और नियुक्तियों के अलावा ये आरक्षण जो था पदोन्नति में था। पदोन्नति मतलब प्रमोशन में था, है ना? तो ये नियुक्ति और पदोन्नति, इसमें आरक्षण है, ये नियुक्ति या पदोन्नति में। अब कई बार आप जानते हैं कि एक सिस्टम और है कि मान लो एसटी की 100 वैकेंसी निकली, मान लो 100 वैकेंसी निकली, और 100 वैकेंसी में से एसटी की 12 वैकेंसी है राजस्थान में, क्योंकि 12% आरक्षण है। एसटी की कितनी वैकेंसी है? 12। अब ये एसटी की वैकेंसी एसटी तो भरेगी, और एसटी के बच्चे पहुंचे 10, उनमें से पास हुए 5, तो 12 में से 5 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो एसटी की कितनी सीट रह गई? अभी 7 सीट रह गई ना। अगली बार दोबारा वैकेंसी निकली, तो ये 7 सीटें एसटी की एसटी तो भरेगी। अब 7 सीटें बच गई, खाली गई एसटी की। अगली बार फिर से वैकेंसी आई, दोबारा वैकेंसी में कितनी सीट? अब की बार मान लो एसटी को मिली 20 सीट। 20 सीट तो वो, और 7 वो पुरानी बैकलॉग की सीट। अपन क्या बोलते हैं? बैकलॉग की सीट, यानी जो पुरानी बच गई थी ना वो वाली। तो कोर्ट ने कहा था यार ऐसे तो फिर तो दूसरी कैटेगरी का नंबर ही नहीं आएगा, तुम अपनी बैकलॉग की सीटों को भरते रहोगे भरते रहोगे। एक बार एग्जाम दो, अगर तुम्हारी सीटें भर गई तो ठीक है, बैकलॉग बार बार नहीं चलेगा। ये नहीं कि तुम्हारी सीट बच गई तो अगली में जोड़ दोगे तुम, ऐसे नहीं होगा। तो बाद में जब ऐसे नहीं होगा ये कहा, तो फिर संसद ने कहा ऐसे ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए संसद ने एक दूसरा आर्टिकल जोड़ दिया। और ये जो अगला आर्टिकल जोड़ा है उसको पढ़ते हैं अपन, आर्टिकल 16 ही तो पढ़ रहे हैं, और 16 का कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं? 4, और 4 का क्या पढ़ेंगे अब? बी।
अब ये जो बी है ये आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला जो आप जोड़ने की मना कर रहे हो ना, बैकलॉग की जो खाली सीटें थी उनकी मना कर रहे हो, तो बोले नहीं इनकी मना नहीं कर सकते, ये भी लगेगी। और इसके लिए फिर संशोधन किया, यहां ये 85वां संशोधन हुआ, इसके लिए 81वां संशोधन हुआ, और ये 81वां संशोधन हुआ 2000 में, और 81वां संशोधन 2000 करके इसे जोड़ दिया गया। इसे अब एक काम करो तुम, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम कर लूं, आप ना उतार लो। जल्दी जल्दी उतारना लेकिन है। कोई बात नहीं है, तुम तो जल्दी जल्दी उतार लो, बोर्ड चमक रहा है खूब, है ना। जो बातें नहीं रहे यार, उतार लो आप फटाफट। उतारते समय ना थोड़ा जल्दी उतारा करो, क्योंकि वैसे ही 1 घंटे पूरी क्लास नहीं हो पाती है। और जोर आया ना अब तो, 3 क्लॉज तक तो नहीं आया था, मतलब पहला और दूसरा क्लॉज, ये वाला में जोर नहीं आया था इसमें, है ना। अगले में दिक्कत आई थोड़ी थोड़ी। आगे बढ़ाऊं इसको। अब आप ये बताओ, क्लॉज 1 और 2 में तो दिक्कत नहीं आई ना भाई, 1 और 2 में तो नहीं आई ना। सबको अवसर समान मिलेंगे किसमें? सरकारी सेवा। तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है? सरकारी सेवा में सबको अवसर क्या मिलेंगे? एक हो गया बस। सरकारी सेवा में सबको अवसर कैसे मिलेंगे? बस हो गया एक, सबको समान अवसर मिलेंगे, एक में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि इन आधारों पर सरकारी सेवा में कोई अयोग्य घोषित नहीं होगा। इन आधारों पर जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और निवास और जुड़ गया, तो इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में क्या नहीं होगा? अब बताओ, 1 और 2 में तो कहां दिक्कत है? सरकारी सेवा में कोई भी इन आधारों पर अयोग्य घोषित नहीं होगा, क्लॉज 2 हो गया ना। और क्लॉज 4 ये आरक्षण देता है, और आरक्षण किसको देता है? पिछड़े वर्ग का मतलब यानी जिनका प्रतिनिधित्व वो पिछड़े हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है वो पिछड़े हैं। तो यहां इस वाले में तो दिक्कत नहीं आई ना। अब अपन इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तार लो। बहुत धीरे उतार रहे हो यार। आप राइटिंग घर बैठा लेना या जल्दी जल्दी उतार लो यार।
क्या इसमें पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है? तो समझ में आ रहा है ना, अगर ऐसे ऐसे उतार लोगे तो। हाँ तो बस ऐसे तुम बड़े समझदार हो, ऐसे कम थोड़ी हो, बहुत अच्छे हो तुम। 340 में राष्ट्रपति क्या बनाता है? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 53 में, दूसरा 79 में। ये जो लागू लिखा हुआ है, क्या लागू हुआ भाई? क्या लागू हुआ? मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई 1989। सरकार किसकी है? तुमसे मैं पहले ही कहा था कि तुम है ना चैनल पे वीडियो देख के आया करो, तो बताओ अच्छा समझ में आएगा। अरे ये ऐसे मैं सोच रहा था कोई पूछे कोई कहे टोके कोई। ये जी के, हाँ वो छोरा बहुत अपडेट रहता है जी के क्या। अब ये जब खोलोगे ना तुम्हें ये वाला चैनल, फिर तुम्हें एक बाहुबली का फोटो दिख जाएगा, समझ जाना तुम। तो सारे आर्टिकल ना, एक जो अपन एक दिन में एक ही तो पढ़ रहे, उस आर्टिकल को पढ़े आओ बस। पढ़े हुए हैं उस पे आर्टिकल, पढ़ लो उसको। अब वो पढ़ के आओगे आप, तब आपको जो अच्छा समझ में आएगा। अब मैं ना एक चीज को सीमा से ज्यादा बार नहीं रटवा सकता, ज्यादा बुलवा नहीं सकता उसको, क्योंकि और भी फैक्टर आगे भी बढ़ रहे हैं। वैसे एक दिन में एक ही आर्टिकल मुश्किल से हो पा रहा है, और उसमें भी 10 बार एक ही चीज को रटाऊं तो फैक्ट कैसे आगे बढ़ाए अपन। ये मत उतार लेना कि टॉपिक के बीच में अपन ने उतार दिया है ना। आगे बढ़ू। ये नियुक्ति और पदोन्नति में क्या है भाई? इसमें नियुक्ति और पदोन्नति में क्या है? आरक्षण है। तो 16 का दोबारा सुन लें, 16 का क्लॉज 4 का सेमी क्लॉज ए और 16 का क्लॉज 4 का सेमी क्लॉज बी, इसे बाद में जोड़ा गया। ये किससे जुड़ा है ये वाला? तो ये किससे जुड़ा है? जो नियुक्ति है उसमें बैकलॉग होती है ना, उससे जुड़ा हुआ है। बैकलॉग का मतलब जो बच गई सर्विस है अगली बार जुड़ जाएगी। तो बैकलॉग जो है इसमें उसे स्वीकार किया गया है। जो कैटेगरीज का जो बैकलॉग से समझ जाओगे ना, जो बच गई वैकेंसी वो अगली बार में जोड़ देते हैं, वो बैकलॉग जो है उससे जुड़ा हुआ है ये बीवाड़ा। अब देखो 16 क्लॉज 4 का सेमी क्लॉज ए, इसके लिए 77वां और 85वां 2 संशोधन है। और ये जो 16 क्लॉज 4 का सेमी क्लॉज बी 81वां संशोधन 2000 है। नहीं इसको मत देखो तुम तो वो देखो ना, एक का को मिला है। तो मेरे को देख के ही तो आइडिया आया एस राजामौली को, जो इस फिल्म के डायरेक्टर राजामौली साहब, उनको आइडिया कहाँ से आया भाई? पहले तो बना ही नहीं उन्होंने,
जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद बनी ये सब, तो ये सारे इतने सारे तो पड़े रहे झूठे। अब देखो ये पूरा भी नहीं हो पाया है आज, और अब क्लास खत्म हो गई। अभी तो इसमें पांच नहीं पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। तो 6 में वो बेहद सरल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।